हीमोफीलिया, हीमोफीलिया दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लीडर्स डिजीज ऑल्सो उसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोटीन, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। प्लेटलेट्स डिराइव्ड फैक्टर्स जो होते हैं जिनसे ब्लड क्लॉटिंग होती है वो डिफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। तो किस कैटेगरी का डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? Which kind of disorder it is? We are discussing MCQ questions because आपको पता है कि बोर्ड ने पैटर्न में फर्स्ट पार्ट में आपका एग्जाम लेना है दिसंबर में, एंड दैट इज MCQ पैटर्न बेस्ड है। एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है बेटा, वो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि उसको एक एलील, वो भी एक्स क्रोमोसोम पे होती है डिफेक्टिव। तो अकेली एक एलील के एक्सप्रेशन डिफेक्टिव होने से नहीं होता, अगर फीमेल्स में वो तभी एक्सप्रेस होता है, फीमेल्स में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव होता है। मेल्स में तो उसके चांसेस इसीलिए होते हैं पार्शियली ज़्यादा, इसीलिए होते हैं बिकॉज मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम, अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें ज़्यादा डोमिनेंट दिखता है, जबकि फीमेल्स में कैरियर की फॉर्म में हाइड हो जाता है। तो इट इज काइंड ऑफ अ रिसेसिव। तो सी विल बी द ऑप्शन। A 41th question, a father never give up the genetic disorder to his son because फादर अपना जेनेटिक डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली एक्स टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बेच पाता सन में, और ज्यादातर जो डिसऑर्डर है सेक्स लिंक्ड वो एक्स वाले ही हैं, तो वो अपने सन में कभी नहीं बेचता उनको। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई। Y chromosome not carry the gene for the disease. Y chromosome is the smallest chromosome and only carry the gene for masculine features. And father contribute Y chromosome to the son. All of the above होगा बेटा इसका आंसर, क्योंकि Y के ये सारे ही फैक्टर्स क्या हैं, Y को क्या करवाएंगे? हाँ, ऑल ऑफ दी अबव होगा, सारे ही फैक्टर फॉलो होते हैं। इसी वजह से, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो फादर होता है वो अपने सन को नहीं देता, अपनी डॉटर को देता है, अपनी कोई अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। इज इट क्लियर बच्चों? 42, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन एग्जांपल ऑफ। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किस टाइप का नेचर का डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट? किस नेचर का डिसऑर्डर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी? टेल मी। Which kind of disorder beta it is? Myotonic dystrophy I am asking. Autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, X-linked dominant. Which kind of disorder it is? It is autosomal type only. It is autosomal type and autosomal dominant. X-linked नहीं है वो. Myotonic dystrophy found on the autosome only. Look here. This pedigree chart is of myotonic dystrophy only. देखो chart A. Chart A represent, can you see in the screen? Chart A represent inheritance of an autosomal dominant trait. Muscular dystrophy और myotonic dystrophy भी same है, और वो एक autosomal dominant recessive, autosomal dominant nature का disorder है. Is it clear? तो किस कौन सा option हो जाएगा? Which kind of disorder it is? Which option will go? 42 का कौन सा option click correct होगा फिर? ए बी सी डी कौन सा वाला? अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है, कैसा है? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू यू? Now
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 4th, 5th, 3rd, विच पोजीशन? सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड वेलिन से चेंज हो जाता है, कौन सी पोजीशन पे होता है ये चेंज? विच पोजीशन? Okay, you have not attended that class, but still, there is a recorded video which is option which is there for you, and I always upload the video on the Chauvin channel. So it's your duty to go through the videos of this chapter because the explanation is done in that chapters only. So this is the last topics. Even though these are the last topic, genetic disorders are the last topic which have been done. चाहे वो आपका अभी हमने जो बात करी हीमोफीलिया की या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, या फिर आपका मैं अभी जो बात कर रही हूँ सिकल सेल एनीमिया की, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही। ये देखो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लास्ट जो वीडियो अपलोड हुई है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हुई है, लिंक आपकी क्लास ग्रुप में भी शेयर है, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। एंड सिकल सेल एनीमिया का आप स्क्रीन देख रहे हो, सिकल सेल एनीमिया का पैराग्राफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, आर यू एबल टू सी इट? सो इसमें आप क्या देख पा रहे हो? What you can see, the cause of disease, can you see? Cause of disease, change in the gene causes the replacement of GAG by GUG, leading to the substitution of glutamic acid by valine at 6th position of beta globin chain of hemoglobin. 6th position पे ग्लूटामिक एसिड किससे चेंज हो जाता है? वेलिन से चेंज हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, ठीक है। अब किसकी चेन में ये चेंज हो रहा है? बीटा ग्लोबिन चेन की चेन में चेंज हो रहा है। और किसकी चेन है बीटा ग्लोबिन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चेन है। किस प्रोटीन की चेन है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चेन है। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है। क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ टेट्रामेरिक प्रोटीन जिसमें दो तो 3 डायमेंशनल अल्फा चेन्स होती हैं ग्लोबिन की। ग्लोबिन इज ऑल्सो पॉलीपेप्टाइड, तो 2 अल्फा ग्लोबिन होती हैं, 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं, ऐसे टेट्रामर होता है। टेट्रामर मतलब 4 कंपोनेंट्स का। तो 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स आर देयर, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स आर देयर। और उनमें से एक बीटा ग्लोबिन की चेन में ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वेलिन से 6th पोजीशन पे, क्योंकि किसी प्रोटीन की चेन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड्स के बॉन्डिंग से बनती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6th अमाइनो एसिड जो है, इस तरह से ग्लोबिन चेन बहुत लंबी चेन है जिसमें 6th पोजीशन वाला जो अमाइनो एसिड है वो ओरिजिनल में तो ग्लूटामिक एसिड होता है, पर जो डिफेक्टिव वाला होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? वेलिन, वेलिन नाम का। और ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक एसिड, देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक नेचर का अमाइनो एसिड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और वैलिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब इसका चेंज हो जाएगा तो उसके आयोनिक नेचर बदल जाएगा, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जैसी फोल्ड होनी थी वैसी फोल्ड नहीं होगी, तो मिसफोल्ड होगी। तो प्रोटीन की चेन मिसफोल्ड होने की वजह से हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हो जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो वो पॉलीमराइज होने लगता है लो ऑक्सीजन टेंशन, कम ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो इस नेचर के होते हैं, बाइकॉनकेव, रेड और डिस्क शेप, प्लस अब वो कैसे हो जाते हैं? सिकल सेल जैसे। सिकल मतलब जो कि बहुत पॉइंटेड एंड, जैसे क्रीसेंट शेप मून होता है, ऐसे नहीं, ऐसी शेप हो जाती है आरबीसीज की, इतनी पतली पतली सी। दिस इज नोन एज सिकल सेल अनीमिया डिजीज।
इज इट नाउ क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 43, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, which option will go? Which option will be? Okay, A option will be there, correct. Now 44th, in a population of insect male 17 chromosome and female 18th chromosome, what should be the reason behind it? ठीक है, इंसेक्ट में मेल में 17 क्रोमोसोम हो रहे हैं जबकि फीमेल में 18 क्रोमोसोम हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में किस तरह, वो भी इंसेक्ट में, मेल और इंसेक्ट, तो बताओ किस नेचर का सेक्स डिटर्मिनेशन है इंसेक्ट्स में? Male are born by parthenogenesis, correct. Male possesses the different genotype and male does not have a Y chromosome. सारे फॉलो होंगे यहाँ पे, सारे, क्योंकि So I was telling you that 44th chromosome में all will follow. Why? Because every insect is having, male will not have Y chromosome, male will born by the parthenogenesis and male possesses the different genotypes. So D will be the correct option, all of the above. D will be the correct option. Now coming to the 45th question I was discussing, I was mute, that's why I got the message and I unmuted myself. So क्वीन विक्टोरिया में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर देखा गया था इन चारों में से? Which disorder was followed in the royal family of London? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में कौन सा डिसऑर्डर, और उन क्या फेमस है, उनकी फैमिली का कौन सा डिसऑर्डर फेमस है? Anyone know this answer? Do anyone know this answer? Which disorder was followed in the family of? Yes, tell me. Thalassemia, color blindness, hemophilia, night blindness. It is hemophilia. रॉयल फैमिली में, विक्टोरिया की फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया था जो फॉलो होता था, रन होता था. ओके, hemophilia is a bleeder's disease. Yes, so it is clotting disorder which was there, and it more males were more defective than the females. Now coming to the 46th question, sickle cell anemia is example of. सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन का, हैचबैक म्यूटेशन का, नन ऑफ दीज का. Which kind of disorder is sickle cell anemia? Point mutation, correct. It is a point mutation type of disease. Because why? एक ही जो नाइट्रोजन बेस होता है वो ही बदलता है. अभी हम थोड़ी देर पहले इसी को ही डिस्कस कर रहे थे. We were discussing only this. यहाँ देखो, जी किससे बदल जाता है? इसमें भी सिर्फ ए लेटर बदलता है, ए लेटर यू से बदलता है, GUG इज चेंज्ड, GAG कोडोन इज चेंज्ड बाय GUG कोडोन, जिसकी वजह से ही ग्लूटामिक एसिड किससे बदलता है? वेलिन से बदलता है.
So this is very important. This is a cause of your disease, sickle cell anemia, and it is a type of point mutation. Is it clear? पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो सिंगल बेस पेयर चेंज को बोलते हैं. तो आंसर क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया इज अ कॉज बाय व्हिच काइंड ऑफ म्यूटेशन? पॉइंट, फ्रेम शिफ्ट, हैचबैक, नन ऑफ दीज. आंसर क्या होगा? टेल मी. पॉइंट म्यूटेशन विल बी द आंसर. व्हाट इज द आंसर? पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज एक कोडोन का एक लेटर बदला है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड GAG की जगह GUG हुआ है. It is the point mutation. 47. The child has blood group O. The father has blood group A. Mother has blood group B. And what will be the blood groups of other children's? एक बच्चे का O ब्लड ग्रुप है, उसके फादर का A ब्लड ग्रुप है और उसकी मदर का B ब्लड ग्रुप है. बाकी बच्चों का क्या होगा? उसके बाकी भाई बहनों का क्या ब्लड ग्रुप होगा? बताओ. What can be the answer? मैम ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है. ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यस मैम. Now 48th question. Two heterozygous parents were crossed, and if the two loci are linked, what would be the distribution of phenotypes feature in the F1 generation? दो heterozygous parent cross हुए हैं और अगर दो loci linked हैं तो उनकी phenotype का feature F1 में किसी dihybrid के लिए क्या होगा? What would be the distribution of phenotypes features in F1 generation for a dihybrid cross? 4, 16, 32 or 64? मैम 16. F1 जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फिनोटाइप्स का? तो 16 फिनोटाइप्स ही बनेंगे, राइट सी बात है, क्योंकि दो लोकाइज हैं, दो जीन्स लिंक्ड भी हैं. ठीक है, लिंकेज में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी डिक्रीज्ड. Now 50th, 49th, when a cross is made between tall plant yellow seed and tall plant green seed, this is genotype which is given. इसकी वजह से proportions of phenotype in the offspring would be expected to be tall or green. ये बताना है. What proportion of phenotype of the offspring would be expected to be tall and green when a cross is made between tall plants and yellow seed and tall plants with green seeds? What proportion of phenotype in the offsprings would be expected to be tall and green? मैम ये तो क्रॉस करके देखना पड़ेगा. Correct. You have to draw the complete cross for it and then you have to understand. ठीक है. 50th question. What is the suitable example of pleiotropic genes? Suitable example क्या है pleiotropic genes का? प्लियोट्रॉपी क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको. What is pleiotropy and what is the suitable example of a pleiotropic gene? मैम जो कल करा थे वही है क्या? इसकी तरह का है, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है. एक तो दो कॉन्सेप्ट सबके अलग है, मतलब चैप्टर में नहीं है बट सप्लीमेंट्री मटेरियल में अलग से दिए हैं. कुछ एनसीईआरटी की नई बुक्स में वो चैप्टर में भी दे दिए हैं, अब बाहर नहीं दिए. सप्लीमेंट्री मटेरियल में नहीं दिए, अंदर ही दे दिए हैं. पहले वो बाहर से अलग से सप्लीमेंट्री मटेरियल में आते थे चैप्टर में, बट अब वो शायद अंदर ही चैप्टर के दिए हुए हैं. प्लियोट्रोपी
आपके मल्टीपल एलिलिज्म से रिलेटेड है थोड़ा सा। जैसे मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन मल्टीपल एलिलिज्म? मैम एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, करेक्ट। कि एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 से ज्यादा एलील, तो वो मल्टीपल एलील हो जाती हैं, यानी एक कैरेक्टर बहुत सारी जीन से कंट्रोल हो रहा है। अब प्लियोट्रोपी क्या होती है, जिसमें एक कोई भी एक जो जीन है वो काफी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ये मल्टीपलिज्म का थोड़ा सा अपोजिट है, प्लियोट्रोपी। ठीक है, देखो, प्लियोट्रोपी इज अ फिनोमेना increasingly recognized by the uses of hypothesis free exome sequencing rather than candidates। ये जेनेटिक डिसऑर्डर में ये ज्यादा आती है समझ में, and it refers to the effect that mutation in one or and the same gene may lead to multiple seemingly unrelated diseases। किसी भी एक जीन में जब अनरिलेटेड डिजीजेस शो हो रही हैं, मतलब जीन तो एक ही डिफेक्टिव है बट वो मल्टीपल ट्रेट्स को के सिम्टम्स दिखा रही है, उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। ऐसी जीन जिसके डिफेक्ट की वजह से मल्टीपल फिनोटाइप्स इफेक्ट होते हैं। क्लियर? यस मैम। अब देखो, प्लियोट्रोपी डिस्क्राइब द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। नीचे भी दे रखा है द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ जीन दैट कोड फॉर अ प्रोडक्ट। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसी जीन होती है जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। और आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हमेशा किसी भी सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता जो कंप्लीटली आइसोलेटेड चल रहा हो, जिसका दूसरे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यस मैम। तो उसमें प्लियोट्रोपी का आता है। यहाँ पर भी एक दे रखा है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है कि द कंडीशन ऑफ हैविंग मल्टीपल इफेक्ट्स इज प्लियोट्रोपी। कंडीशन ऑफ हैविंग मल्टीपल इफेक्ट्स इज प्लियोट्रोपी and in genetic it refers to a single gene controlling or influencing multiple phenotypic traits। यहाँ भी दिखा रखा है, it refers in genetics that single gene is controlling and influencing multiple genotypic, may be a property of a drug wherein it causes additional beneficial effects apart from its effect towards intended to। इन फार्माकोलॉजी, जैसे अगर हम इसे फार्माकोलॉजी से कंपेयर करें तो वो एक ड्रग, जैसे अगर हम कोई बीमारी का ड्रग लेते हैं तो वो बहुत सारे इफेक्ट्स को कंट्रोल करके बहुत सारी इफेक्ट्स में राहत पहुंचा रहा है। अब इस वीडियो को देखने की कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो। प्लियोट्रोपी, आर यू एबल टू लिसन इट? मैम वॉइस नहीं आ रही उसकी। अच्छा, ये वैसे भी प्लियोट्रोपी का नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्या दिखा रहा है। GoDaddy offers hosting that's reliable and इसमें simple to था set तो up. उसका, बट पता नहीं दिखाने क्या लग गया। 99% uptime and best-in-class security to keep your online business running smoothly. Site backups happen automatically every day, so you'll never lose a thing. 24/7 expert support comes included. Choose from a range of hosting plans that suits your business. Get 30-day money-back guarantee, which makes your purchase totally risk-free. Host your site with the world's #1 web host today. GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9% uptime and best-in-class security to keep your online business running smoothly. Site backups happen automatically every day, so you'll never lose a thing. 24/7 expert support comes included. Choose from हम a किसी range of और hosting साइट से plans देख that लेते हैं। suits यहाँ your पे हमने business. Get 30-day वीडियोस money- के लिए सर्च किया था बट वीडियो इसमें आ नहीं रही है।
डायरेक्टली हम फिनाइल कीटोयूरिया, वैसे आपके जेनेटिक्स के चैप्टर में जो प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल है वो फिनाइल कीटोयूरिया है, तो हम फिनाइल कीटोयूरिया को ही देख लेते हैं, उससे हमारा प्लियोट्रोपी भी आ जाएगा और फिनाइल कीटोयूरिया भी समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? यस मैम। तो दो चीजें हो जाएंगी एक ही वीडियो देखने से, तो हम फिनाइल कीटोयूरिया की प्लियोट्रोपी का वीडियो देख लेते हैं, और ये वही वाला वीडियो था पर ये वहां नहीं चला, अब ये यहाँ चलेगा। In today's video, we're going to explore the concept of pleiotropy. The term pleiotropy was first introduced by the German zoologist Ludwig Plaut in the script celebrating his life's work, published in 1910. Ludwig described a gene as being pleiotropic if it had several characteristics dependent upon it. The term सो लुडविग ने सबसे पहले प्लियोट्रोपी को आइडेंटिफाई किया, अपने पेपर में पब्लिश किया, और उसने ये बोला कि कोई जीन प्लियोट्रोपी तभी करती है जब वो बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट शो करती हो। comes from the Greek words pleion, meaning more, and tropos, meaning ways. One example of pleiotropy. So many ways. Pleon means many and tropons means ways. So many ways, many effects. If one gene is showing, that's pleiotropy. Is phenylketonuria, a condition where one gene causes a variety of symptoms. फिनाइल कीटोयूरिया आपका मेंटल रिटार्डेशन भी कर रहा है और कुछ और डिजीज के सिम्टम्स भी कर रहा है, कंडीशंस कर रहा है। What you're about to see is the molecular structure of the gene product responsible for these effects. Normally, in those with the wild type allele, an enzyme produced by the PAH gene catalyzes the conversion of the amino acid phenylalanine. फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, PAH जो जीन की बात हो रही है, यहाँ पे जो PAH एंजाइम है जो यहाँ पर ब्राउन कलर के डॉट्स की तरह दिखाई दी है, वो इस बड़े से प्रोटीन फिनाइलएलानाइन अमीनो एसिड को तोड़ती है, और जिनमें ये डिजीज होती है उसमें PAH नहीं बनती है, तो उसमें ये वाला अमीनो एसिड ब्रेक नहीं होता और अदर मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। टायरोसिन में नहीं टूटता, फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं टूट पाता है, क्योंकि उन लोगों में जिनमें PAH नहीं बनती उनमें फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होती है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। Individuals with the mutated version of the PAH gene have low levels of the PAH enzyme. This results in buildup of phenylalanine. This buildup of phenylalanine has a multitude of effects. So फिनाइलएलानाइन बिल्डअप होता रहता है, टूटता नहीं है, बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। Cognitive disability results due to an inability to synthesize vital neurotransmitters of proteins. ये देखो, ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं कि फिनाइलएलानाइन अक्युमुलेट होता रहेगा, फॉस्फोराइलेटेड होता रहेगा, उसके लेवल्स डिक्रीज द लेवल ऑफ अदर अमीनो एसिड इन द ब्रेन सेल्स, इसकी वजह से दूसरे अमीनो एसिड्स कम होने लगेंगे। इनेबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बन पाएंगे, प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे ब्रेन में, मतलब ब्रेन में भी ये इकट्ठा होता रहता है, तो ब्रेन में अननेसेसरी कोई चीज जगह घेरेगी तो ब्रेन क्या होगा, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा, ब्रेन को, ब्रेन कमजोर हो जाएगा, ब्रेन डैमेज होने लगेगा। As PAH catalyzes the formation of tyrosine and melanin production is dependent on the presence of tyrosine. और इसमें लैक ऑफ टायरोसिन, क्यों? क्योंकि टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड, अभी आपने देखा कि फिनाइलएलानाइन नाम के अमीनो एसिड से ही, फिनाइलएलानाइन नाम के अमीनो एसिड से ही कन्वर्ट करके PAH फिनाइलएलानाइन को ही कन्वर्ट करती है, इसमें टायरोसिन में। तो जब ये वाली एंजाइम ही खराब हो रही है, कम अमाउंट में बन रही है, तो दूसरा अमीनो एसिड नहीं बन पा रहा, टायरोसिन नहीं बन पा रहा, और जब टायरोसिन नहीं बनता तो फिर उससे रिलेटेड, टायरोसिन से रिलेटेड जो भी दूसरा मेटाबॉलिज्म होना था, टायरोसिन के जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनने थे वो भी नहीं बन पा रहा। जब टायरोसिन नहीं बनता तो उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट, तो लिखा है लैक ऑफ टायरोसिन इन स्किन सेल्स, टायरोसिन स्किन सेल्स में भी यूज होता है मेलानिन बनाने के लिए, तो जब टायरोसिन नहीं बनता तो स्किन सेल्स में मेलानिन नहीं बन पाता, तो पेल स्किन होती है उन पर्सन्स की पेल स्किन होती है। तो एक ही बीमारी की वजह से PAH ना बनने के ऐसे कितने इफेक्ट शो हो गए, ब्रेन में इकट्ठा होना, मेंटल रिटार्डेशन हो गया,
कैरोसिन नहीं बना तो स्किन पेल हो गई। Changes in pigmentation are also mediated through this mechanism. As you can see, this one genetic mutation results in more than just one effect. Accordingly, this is an example of pleiotropy. And luckily, simple and routine early diagnosis and avoidance of dietary sources of phenylalanine can allow individuals with faulty copies of PAH to live a perfectly normal life. तो रिसेसिव बिकॉज ऑफ नेचर रिसेसिव है इसका, तो भी लोग क्या रहते हैं, इससे कैरियर भी रहते हैं और अनअफेक्टेड भी रहते हैं। अगर सही से डायग्नोसिस ना हो पाए और वो कैरियर के फॉर्म में है तो इट रिमेन्स मास्क्ड ऑल्सो, बट इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव काइंड ऑफ डिजीज। तो ये प्लियोट्रोपी में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। व्हाट इज द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन? जीन फॉर स्किन कलर, जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर हेयर कलर, जीन फॉर लेंथ। किसका एग्जाम्पल हो सकता है, कौन एग्जाम्पल हो सकता है प्लियोट्रोपिक जीन का? प्लियोट्रोपिक एग्जाम जीन का विच इज द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर प्लियोट्रोपिक जीन? मैम जीन फॉर लेंथ या फिर स्किन हो सकता है शायद। जीन फॉर लेंथ या फिर स्किन। एग्जाम्पल इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है ही, बिकॉज यहाँ पर अगर डायरेक्टली पीएच की जीन देते थे तो ज़्यादा इजी लगता, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो उसी का ही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। और जीन फॉर स्किन हमने कल पढ़ी थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली जीन है, ठीक है। बट स्किन से रिलेटेड इसीलिए हो सकता है क्योंकि स्किन में मेलानिन नहीं बन रहा लियोट्रोपी की वजह से। यस मैम। पर यहाँ फिर भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो हम देखते हैं एक बार एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन को सर्च करके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। पीकेयू ही दे रखा है फिनाइल की, तो यूरिया वाली जीन। दिस डिजीज कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। मैम स्किन कलर वाला। स्किन कलर वाला ही हो सकता है। तो फिर वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो करना चाहिए था, इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन मेंशन करना चाहिए था, सूटेबल इफेक्ट ऑफ, एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ, ठीक है। यस मैम। मैम स्किन कलर वाला होगा इसका। तो स्किन कलर का ही होगा बेटा इसका, ठीक है। अब हम यस मैम। दूसरा देखते हैं।
जैसे हमने प्लियोट्रोपी की वीडियो देख ली, अब हम एक पॉलीजेनिक जीन की भी वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि इनसे श्योर क्वेश्चन आते हैं हमेशा. Always sure question comes of 2 mark or either 3 mark from the polygenic inheritance and pleiotropy. So your concept should be clear about that. एंट्रेंस एग्जाम एक ही का होता है. Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to my credit. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. देखिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्चुअल में जो हमने जस्ट इससे पहले समझा था, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं मैम हो गई. कैरेक्टर, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल दिया है. ठीक है ना. कंट्रोल बाय मैनी इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर. अब इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करें.